Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of September 2020. 13 सितंबर 2020 का complete the Hindu Newspaper Analysis देखेंगे. Before we start, first of all, congratulations to those who have got selected in the UPPC's examination. अभी हमको दो मैसेजेस आ चुके हैं जो कि जिन्होंने कि ये कहा है कि देवर फॉलोइंग आवर चैनल एंड ऑल. सो उनमें से पहली है संगीता राघव गेटिंग रैंक 2. मैंने उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी. सेकंड है कहकशन अंजुम रैंक 71. देन एक और मैसेज हमको कल आया था, सुमित वर्मा रैंक 746 ऑल इंडिया AIR रैंक 746 फ्रॉम द इन द UPSC एग्जामिनेशन. तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड आई होप कि आप लोग जैसे जिन्होंने 746 रैंक लाई है UPSC में, हो सकता है वो अपनी बहुत अच्छी रैंक इंप्रूव करके इस बार और आगे आए. एंड दूसरा, आप लोग जिन्होंने कि UPPCS निकाला है, संगीता राघव एंड कहकशन अंजुम, प्लीज़ वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर UPSC एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली क्लियर दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो विद ग्रेट मार्क्स. तो कीप वर्किंग हार्ड. बहुत सारे वैसे तो और ज़्यादा रिजल्ट होंगे, लेकिन सम ऑफ देम माइट नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट अस. किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने का उनको तरीका या रास्ता नहीं पता, या फिर वो नहीं किए होंगे कॉन्टैक्ट. लेकिन जहाँ पे भी वो हों, आई होप द बेस्ट फॉर देम एंड डू कीप वर्किंग हार्ड. एंड आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. इवन दोज हु हैव फेल्ड दे कैन डू, डेफिनेटली दे कैन डू बेटर द नेक्स्ट ईयर इन द नेक्स्ट ईयर्स एग्जामिनेशन. तो आप लोग बिल्कुल मेहनत करना ना छोड़ें और किसी भी चीज़ को अपनी तैयारी के बीच में ना आने दें. ठीक है ना. तो मेन चीज़ वही कि आपको किसी चीज़ को तैयारी के बीच में नहीं आने देना है एंड बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करते आना है. आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे. ठीक है ना. तो और दूसरी चीज़ की जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा भी इरेगुलर हो गया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19. मैं भी कह सकता हूँ कि कोविड-19 के साथ वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है और टाइम थोड़ा जो मेरा जैसे जो मेरे काम करने का समय है वो भी थोड़ा सा रैंडम ड्यूटी आवर्स रहते हैं. तो इस कारण से कई बार मैं नहीं बना पाता हूँ टाइम पे न्यूज़ आइटम, या कई बार बिकॉज ऑफ सम इशूज़ आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़. बट अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा रेगुलर, अभी जैसे मेरे पास टाइम है कल 1-2 वीक अच्छा बहुत अच्छे से मैं उसको मतलब जो रैंडम चीज़ें हो गई हैं उनको लाइन मिलाने की कोशिश करूँगा. सो आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड वी विल बी देयर टू मेक द जर्नी easy and simple like we have always done. So let's start with the questions first. पहला क्वेश्चन है, EASE 2.0 index sometimes seen in news recently is associated with which of the following sector? कौन से सेक्टर के साथ EASE 2.0 इंडेक्स रिलेटेड है? ऑप्शंस आर A बैंकिंग, B लॉजिस्टिक्स, C गवर्नेंस या D नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5-स्टार विलेज स्कीम इज इनकरेक्ट? तो 5-स्टार विलेज स्कीम की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय टीम ऑफ 5 ग्रामीण डाक सेवक. तो आपको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आंसर कर देना. स्टेटमेंट सारे पढ़ूंगा, टाइम लगेगा. क्वेश्चन 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया. पहला स्टेटमेंट कह रहा है FDI लिमिट जो है डिफेंस सेक्टर की वो ऑटोमेटिक रूट से 74% है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन वैल्यू टर्म्स इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स हाईटेक डिफेंस हार्डवेयर सच एज एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स एंड मिसाइल्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते. पहली जो न्यूज़ है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ कास्ट अ शेडो ऑन नाथुला बॉर्डर ट्रेड. अब देखो नाथुला जो है वो एक पास है जो कि कहाँ पे लाई करता है? वो सिक्किम में लाई करता है. सिक्किम में लाई करता है नाथुला. एक और पास है जिसको नाकुला बोलते हैं, नाकुला भी बोलते हैं. ओके, नाकुला इज ऑल्सो इन सिक्किम. इसको नाकुला नाथुला दोनों सिक्किम में ही, याद रखना. अब अगर अगली चीज़ हम बोलें कि क्या हो रहा है बेसिकली, क्या सबसे पहली बात तो कोविड-19 का टाइम है, मतलब पैंडेमिक का टाइम है. तो पैंडेमिक ने ऑलरेडी बिजनेस को स्लो कर रखा है. दूसरा जो आपका ये स्टैंड ऑफ है इंडिया चाइना का, प्लस इसके अलावा जो 2017 के समय हमने देखा था कि इंडिया चाइना और भूटान का जो ट्राई जंक्शन है जहाँ पे आपका दोकलाम डिस्प्यूट है, इन सब चीज़ों के कारण से जो बॉर्डर ट्रेड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. वहाँ पे काफ़ी तकलीफ और कठिनाई आ रही है. तो यहाँ पे वही चीज़ का जिक्र है कि नाथुला में जो ट्रेड होता था, जो वहाँ पे रोज़मर्रा की दुकानें और ये सारी चीज़ चलती थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस टेंशन का देखने को मिल रहा है. अब मैं आपको क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ पासेस की लोकेशन और कौन सा पास कहाँ पर ये भी बता दूँ, है ना. तो क्या आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा. जैसे कि जोजिला पास, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे जो मेरे को दिमाग में आता जाएगा मैं आपको बताता हूँ. जैसे एक पास है जोजिला पास. तो जोजिला पास आपका जो है वो आपका जस्कर रेंज में, इट इज़ इन जस्कर रेंज जम्मू कश्मीर में लाई करता है. ठीक है ना. बनिहाल पास जो है आपका
बनिहाल पास भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कुछ पासेस के नाम है, जैसे कि बनिहाल पास, ये आपको लिख देता हूँ, बनिहाल पास, ये आपका J&K में है, J&K में ही है बनिहाल पास भी, ठीक है ना। फिर जैसे एक इंपॉर्टेंट पास है आपका शिपकीला पास। शिपकीला पास जो है वहाँ से सतलज इंटर करती है, शिपकीला पास जो है वहाँ से ही सतलज इंटर करती है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, शिपकीला पास, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट हिमाचल का एक और पास याद आ रहा है, बारालाछाला पास, बारालाछाला पास बोलते हैं इसको, बारालाछाला पास, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है ना। और रोहतांग पास तो आप सबको जानते हैं कि रोहतांग पास तो ओरिजिन भी है, काफ़ी रिवर्स का रोहतांग पास से ओरिजिन होती हैं। बताना कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि रोहतांग पास से ओरिजिन होती हैं, ओके। जो पंज रिवर, 5 रिवर्स का जो ग्रुप है उनमें से कौन सी रिवर रोहतांग पास से निकलती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये बताना आप मेरे को। देन कुछ इंपॉर्टेंट और पास, जैसे एक और इंपॉर्टेंट पास उत्तराखंड में, जैसे कि नीति पास, नीति पास आपका उत्तराखंड में है। लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड में है, देयर इज अ लिपुलेख पास ऑल्सो इन उत्तराखंड, ठीक है, इसको भी याद रखना। एंड इसके अलावा सिक्किम में तो मैंने आपको बता दिया, नाथुला, नाकुला, ये दोनों याद रखना। और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट और पास है जो कि आपका सिक्किम में ही आता है, वो आपका जेलेपला पास है, जेलेपला पास, ओके। और अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट पास है दीफू पास, ओके, दीफू पास इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश, दीफू पास इज इन अरुणाचल प्रदेश। और एक दो और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बॉमडिला, बॉमडिला एक इंपॉर्टेंट आता है, बॉमडिला मेरे को याद आ रहा है, बॉमडिला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बॉमडिला, ठीक है ना। और अगर चांगला पूछ ले, चांगला पास कहाँ पर है, तो चांगला थला पास जो है वो लद्दाख वाले रीजन में है, चांगला पास जो है आपका वो लद्दाख वाले रीजन में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और दीफू मैंने आपको बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में है। देन इसके बाद अगर आपसे पूछे फोटूला पास कहाँ है, फोटूला पास, तो फोटूला पास भी आपका ये आपका लद्दाख वाले रीजन में ही आता है, फोटूला पास भी है ना, लद्दाख वाले रीजन में ही आता है। आई थिंक जस्कर रेंज ही लाई करती है, क्योंकि एक कोड मैंने बनाया था कल, पिज़्ज़ा बापू लेने जाएंगे, तो ये जो जस्कर रेंज है ये आपका ग्रेटर हिमालयाज़ में आती है, ये मैंने इस तरह से लिखा था। और इसका जब पिज़्ज़ा जो पी और जा है, तो ये फोटूला पास और ये जस्कर रेंज, इसी तरीके से मैंने बनाया था, ठीक है। कल यानी कल जो है इसमें ये किया था कि कैसे खरदुंगला पास है, ऊपर ही खरदुंगला पास आता है, तो कल वो भी आपका लद्दाख में आता है। तो कल पिज़्ज़ा बापू से एक बनिहाल पास है, और यहाँ इसमें लिखा था, इस तरीके से आपको याद रखना है, आप याद रख सकते हैं, ये सारे जम्मू कश्मीर के पासेस हैं, है ना, इनके याद रखना। फिर लिपुलेख तो मैंने बता दिया, उत्तराखंड का पास है आपका। और कोई पास याद आ रहा है क्या, तो एक साउथ के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक पलक्कड़ इंपॉर्टेंट है, पलक्कड़ गैप इंपॉर्टेंट, जो कि आपका केरला में लाई करता है, पलक्कड़ गैप कहते हैं उसको, केरला में लाई करता है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में था, रेजांग ला पास, रेजांग ला पास भी आपका जम्मू कश्मीर रीजन में ही लाई करता है, लद्दाख वाले में ही, स्पेशली लद्दाख वाले रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। और अरुणाचल का एक पास न्यूज़ में था जो कि सेला पास बोलते हैं उसको, सेला पास, SELA, सेला पास, अगर पूछे कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है, बिल्कुल वही आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर द पासेस विच यू शुड रिमेंबर, है ना। तो इनको आप, इनके नाम ज़रूर याद रखना, जितने भी मैंने बताया एटलीस्ट आपने लिख तो लिया ही होगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ आइटम आपके लिए तैयार हो गया। अगला जो न्यूज़ है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल्स टू रिज्यूम इन यूके। तो यूके में अब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है, दोबारा से शुरू करेंगे। अभी क्या इसको पॉज कर दिया था, ठीक है ना, वैक्सीन ट्रायल जो फेज़ 3 का था, ChAd-OX1 कोविड वैक्सीन का, वो ट्रायल रोक दिया गया था। ChAd-OX1 याद रखिएगा, वैक्सीन का नाम है ChAd-OX1, इसको रोका गया था। नाउ दिस वैक्सीन अभी क्या है, बेसिकली इसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था यूके में, जो वॉलंटियर थे उसमें। आगे जो न्यूज़ आएगी मैं आपको आज का जो एक्सप्लेन सेक्शन उसमें बताऊंगा, तो वहाँ पे इस कारण से इसके जो फेज़ 3 का ट्रायल था उसको रोका गया था, बट नाउ इट विल रिज्यूम अगेन, ये दोबारा से शुरू किया जाएगा इसका ट्रायल जो है, ठीक है ना। अब ये जो वैक्सीन है कौन बनाया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका,
OUAZ, तो ये आपको याद रखना है, ये इनकी कैंडिडेट है बेसिकली ये। एंड भारत बायोटेक द्वारा इंडिया में बनाई जा रही है, जिसको कोवैक्सीन बोलते हैं ना, कोवैक्सीन हमारे इंडिया में भी डेवलप हो रही है, जिसको भारत बायोटेक हैदराबाद बेसिकली उसको में भारत बायोटेक लिमिटेड जो है वो उसको बना रहा है हैदराबाद में, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि रिकवरी ट्रायल क्या है और सॉलिडेरिटी ट्रायल क्या है। तो एक सॉलिडेरिटी ट्रायल जो कोविड-19 के टाइम पे न्यूज़ में था वो आपका यूके में हो रहा है, और एक आपका रिकवरी ट्रायल है जो कि आपका WHO द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा रिकवरी ट्रायल वर्सेस सॉलिडेरिटी ट्रायल। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल इज फॉर यूके एंड आपका रिकवरी ट्रायल इज फॉर WHO, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे अगर मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, देखते हैं, है ना। तो यू कैन मूव विद मी एज वेल। कुछ चीज़ें मैं और सोच रहा हूँ आपके लिए करने के लिए, देखते हैं उसको किस तरह एग्जीक्यूट हम कर पाते हैं। तो निमहंस डेवलप्स न्यू इंडिया ब्रेन टेम्पलेट्स। तो निमहंस जो है उसने न्यू इंडिया ब्रेन टेम्पलेट डेवलप किया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यू इंडिया ब्रेन टेम्पलेट है क्या चीज़ और ये कैसे डेवलप की गई। तो सबसे पहली बात कि जो निमहंस है उसने क्या किया कि बहुत सारे ब्रेन्स को स्टडी किया, ठीक है ना। और निमहंस क्या है आपका, निमहंस आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसको हम बोलते हैं निमहंस, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज का इंस्टीट्यूट है। अब इसने इसको स्टडी किया, अब जब इसने इसको स्टडी किया ब्रेन्स को, लगभग 500 ब्रेन स्कैन्स किए गए, नियरली 500 ब्रेन स्कैन्स वर देयर एंड इंडियन पेशेंट्स के, एंड इसके थ्रू उन्होंने 5 सेट ऑफ टेम्पलेट्स हैव बीन डिजाइन। 5 सेट ऑफ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट क्या होता है, जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना कि एक कोई टेम्पलेट है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कोई, मतलब कि किस तरीके से ये, क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब उसके लिए है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि कौन क्या है। और इसके अलावा निमहंस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है बेसिकली, इसको इसका नाम आप याद रखिएगा। एंड इसने बेसिकली 500 ब्रेन्स का स्कैन पढ़ा था, तब जाके इसने 5 सेट ऑफ ब्रेन टेम्पलेट्स बनाए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ब्रेन एटलस बनाई फॉर 5 एज ग्रुप्स, ओके। देन दे हैव आल्सो मेड अ ब्रेन एटलस बनाई है फॉर 5 एज ग्रुप्स कवरिंग लेट चाइल्डहुड टू लेट एडल्टहुड। याद रखिएगा ब्रेन एटलस जो है, एटलस मतलब मैपिंग करने के लिए कि ब्रेन की क्या मैपिंग होगी, किस तरीके से वो एक्ट करेगा, है ना। तो बेसिकली फॉर दैट रीजन दे हैव मेड दिस, एंड लेट चाइल्डहुड से लेकर के लेट एडल्टहुड तक 6 to 60 ईयर्स के बीच में ये किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सबको याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट, याद रखना इसको, है ना। आगे मूव करते हैं। एनी नॉन पॉलिटिकल बॉडी कैन गेट FCRA एग्जेम्पशन। अब देखो हुआ क्या, अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, अभी रिसेंटली उन्होंने PM केयर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द FCRA, है ना। कैसे कि द होम मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड, होम मिनिस्ट्री ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, दे हैव क्लैरिफाइड दैट इट हैज द पावर टू exempt in the public interest any person or association or organization not being a political party or a candidate for election from the provisions of the FCRA 2010, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 से किसी भी बॉडी को जो कि नॉन पॉलिटिकल टाइप की हो, अगर कोई भी नॉन पॉलिटिकल बॉडी को, उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम द FCRA कंडीशंस। जो भी FCRA की कंडीशंस है, मतलब कि कहा जाता है ना कि जब तक आप FCRA से रजिस्टर नहीं होगे तब तक आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये सब नहीं ले सकते हो। तो ऐसा कुछ एग्जेम्प्ट करने का जो प्रोविजन है ये होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि उनके पास ये पूरी पावर है। सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, अब मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला, FCRA आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आज FCRA के ऊपर पूरा एक्सप्लेन आया तो मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आगे। तो मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया कि पार्लियामेंट हैड गिवन पावर्स, पार्लियामेंट ने पावर्स दी है किसको, होम मिनिस्ट्री को, टू एग्जेम्प्ट एनी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है बाय द पावर वेस्टेड इन द मिनिस्ट्री बाय द पार्लियामेंट that they can receive the contributions under FCRA, इससे exempt कर दिया जाता है, ठीक है ना। So using these powers the center has issued an order in June 2011 जिसके अंतर्गत उन्होंने PMNRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को भी exempt किया था from all the FCRA provisions। दूसरा कि उन्होंने अभी PM केयर्स को भी exempt किया है from all the FCRA provisions। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है जो कि आपको याद रखना है।
ध्रुपद संस्थान टू कंसीडर आईसीसी कंपोजिशन। यहाँ पे आईसीसी जो है वो एक तो पहले तो क्रिकेट काउंसिल नहीं है, दूसरा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ये जो आईसीसी है ये आपका है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का प्रोविजन कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो प्रोविजन है वो सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट एंड रूल्स 2013 के अंतर्गत है। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट एंड रूल्स 2013 के अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने का प्रोविजन कहा जाता है कि एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस, जो एम्प्लॉयर है किसी वर्क प्लेस का, ही शैल कॉन्स्टिट्यूट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, एक राइटिंग रिटर्न में ऑर्डर रहेगा जिसके थ्रू एक कमिटी बनाई जाएगी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एज पर सेक्शन 4(1). सेक्शन 4(1) के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील कर रही है फ्रॉम द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है दैट शुड बी लोकेटेड एट ऑल वर्क प्लेसेस, वो हर वर्क प्लेस में रहेगी वेयर द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस आर located at different places or different subdivision. The internal complaint committee shall be located at all the administrative offices. मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट और ऑफिसेज हैं इस तरीके से 5, तो इन 5 जगहों पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अलग अलग रहेगी। दैट इज द प्रोविजन अंडर दिस सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट एंड रूल्स 2013। याद रखिएगा, दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। ट्रेन 18 आर्किटेक्ट नॉट इन द प्रमोशन लिस्ट। अब बेसिकली ट्रेन 18 जो था उसमें इशू ये चल रहा था, बेसिकली मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो थे अलग अलग वो क्लेम कर रहे थे ओनरशिप फॉर दिस ट्रेन 18, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस भी आपको कहा जा सकता है इसको। तो इसमें जो इनको जो क्रिएटर है, आर्किटेक्ट है इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम है शुभ्रांशु। उनका नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है ना, प्रमोशन की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड दिस ट्रेन 18, ठीक है ना। अभी आपको पता रहना चाहिए कि सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब कि इसमें अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन लेस ट्रेन बोला जाता है ना, इंजन लेस ट्रेन। इंजन लेस ट्रेन का मतलब क्या होता है कि हर, जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग समझाता हूँ। ये ई ट्रैक्शन पे काम करती है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे ये जो मान लो ये बोगियाँ हैं, ये इस तरह से बोगियाँ जुड़ी हुई हैं। अब इनके ये नीचे टायर लगे रहते हैं ना, ये टायर लगे रहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का यूज़ करके इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडे लॉ ये सब चीज़ें पढ़ी है ना, कि जब ये मूव करता है या करेगा करंट कैरिंग सोर्स के इधर उधर तो इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, है ना। ऐसी मैग्नेटिक अगर चीज़ कोई मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल, जो फेराडेज रूल है, ये सारी चीज़ें यही होती हैं। अब क्या होता है, इनमें टायर्स लगे, उसके अंदर मोटर लगी रहती है जो कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज़ करके उनके अंदर फोर्स जनरेट करता है और ये टायर अपने आप घूमते हैं, है ना। मोटर घूमती है तो टायर घूमेंगे। तो बेसिकली उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके इसको ट्रेन 18 को रन कराया जाता है और फिर ये इंजन लेस ट्रेन कहलाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंजन लेस ट्रेन का मतलब ये है कि उसमें फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हर जगह, हर बोगी में नीचे टायर्स में मोटर लगी रहती है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम्स इनटू फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो अभी सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। मीडिएशन मतलब क्या होता है, दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो मीडिएशन मतलब कि एक मीडिएटर रहता है, वो इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेगा और इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो आपका मीडिएशन के अंतर्गत आता है। अब मीडिएशन क्या होता है, बेसिकली एक नाम सुना होगा आपने, ADR यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सुना होगा। मतलब कि देखो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेन मेथड क्या होता है, यूज होता है कंट्रीज में, कोर्ट्स, जुडिशरी, है ना। जब कोर्ट्स या जुडिशरी में ना जा करके आप अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कराओ तो वो कहलाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि ADR कहलाता है, ठीक है ना। तो ADR के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि कंसीलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया। तो मीडिएशन इज वन ऑफ दैट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। उसी का कन्वेंशन है सिंगापुर कन्वेंशन, ठीक है ना। अब ये बिजनेसेस के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, जहां पे कॉर्पोरेट्स और बिजनेसेस के बीच में डिस्प्यूट्स आ जाता है तो उनको सॉल्व करने के लिए जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने साइन किया है आपका सिंगापुर कन्वेंशन, है ना, ताकि ईजी तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। याद रखिएगा, ये मीडिएशन के लिए ही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन
ठीक है ना, याद रखें। एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट यूएन ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। ये पहली यूएन ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के ऊपर नाम जिसका रखा गया है, ठीक है ना। तो इसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन कहा जाता है, ठीक है। With the convention in force, businesses seeking enforcement of a mediated settlement agreement across borders can do so, है ना। अगर मान लो across the border आपको mediation के थ्रू settlement चाहिए तो आप directly apply कर सकते हो to the courts of countries that have signed and ratified the treaty। तो मीडिएशन के थ्रू आपको करना है तो आप डायरेक्टली जिन कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है उन कंट्रीज की कोर्ट्स में जाकर के अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। आपको इन्फोर्स नहीं करना पड़ेगा सेटलमेंट एग्रीमेंट, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप डायरेक्टली वहाँ पे कोर्ट्स में बोल सकते हो कि भैया आप सिग्नेटरी हो सिंगापुर कन्वेंशन के, तो हमारे मीडिएशन के थ्रू आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाओ, ठीक है ना, याद रखिएगा। नियरली 1 सितंबर तक 53 सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूएस, इंडिया, चाइना एंड यूएस, इन सब ने इसको साइन कर दिया था। द कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन सैटरडे एंड इट विल बूस्ट इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रेडेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया कन्वेंशन को तो अब जो इन्वेस्टर्स है वो भी आपके कंट्री में आने से कतराएंगे नहीं। उनको लगेगा कि भैया आपने सिंगापुर कन्वेंशन साइन किया हुआ है तो आपको आपके यहाँ आया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। अब यहाँ पर जो साइंस सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छी न्यूज आई थी, साइंस बिहाइंड एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन। अब ये स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है और किस तरीके से ये डिफरेंट होता है वो देख लेते हैं। अब अभी आप सबको पता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसको बेसिकली अभी डीआरडीओ ने क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया हाइपरसोनिक। अब मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था हाइपरसोनिक सबसोनिक क्या होता है। याद रखिएगा, सबसोनिक यानी कि मैक 1 से जब कम स्पीड रहती है, मैक 1 से लेस स्पीड जब रहती है। मैक 1 किसकी स्पीड रहती है? साउंड की स्पीड रहती है। तो अगर मैक 1 से कम है तो आपका सबसोनिक है। देन आपका मैक 1 के बराबर है तो ट्रांसोनिक है। मैक 1 से ज़्यादा है और मैक 5 से कम है तो आपकी सुपरसोनिक है, और मैक 5 से ज़्यादा है अगर तो आपकी हाइपरसोनिक है। तो मतलब ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो था आपका वो हाइपरसोनिक है, मतलब मैक 5 से ज़्यादा, मैक 6 के बराबर स्पीड थी इसकी, ठीक है ना। अब स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है? इन स्क्रैमजेट इंजन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रैम्ड इनटू द इंजन्स कंबशन चैम्बर। जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो उसको सक करके कंबशन चैम्बर में डाल देता है, मतलब कि ये एटमॉस्फेयर की एयर का यूज कर लेता है फॉर द कंबशन प्रोसेस, इसलिए इसमें ज़्यादा स्पीड बन जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है? एयर को सक करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसको इंजन में पुश करता है, कंबशन चैम्बर में पुश करा देता है और वहाँ से फिर उसकी स्पीड को काफ़ी इंक्रीज कर देता है, तभी जाके स्पीड जो है आपकी वो मैक 5 से ज़्यादा आएगी या मैक 2 से ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। नहीं सॉरी, मैक 5 से ज़्यादा स्पीड आएगी पूरे व्हीकल की। लेकिन जब ये इंजन में स्पीड डालता है तो वो सुपरसोनिक स्पीड में डालता है, यानी कि मैक 2 की स्पीड में डालता है। जो एयर आती है वो सुपरसोनिक स्पीड में आती है और व्हीकल आपका हाइपरसोनिक में जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या मैंने बताया, स्क्रैमजेट इंजन में जो आपका इंजन है वो एयर को सक कर लेता है और सक करके उसको सुपरसोनिक स्पीड में, यानी कि मैक 2 की स्पीड में, मैंने बताया था ना सुपरसोनिक मतलब कि मैक 1 से ज़्यादा और मैक 5 तक, ठीक है। मैक 1 से मैक 5 तक अगर स्पीड आपकी है तो आपकी सुपरसोनिक स्पीड है। तो मैक 2 की स्पीड में फिर ये कंबशन चैम्बर में हवा को भेजता है और क्रूज की तरह, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड में, यानी कि मैक 6 मैक 7 की स्पीड में आपका जो इंजन होता है वो मूव करता है। इसीलिए इसको सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट भी कहा जाता है। स्क्रैमजेट का मतलब क्या है? सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, याद रखिएगा, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन ही फुल फॉर्म है आपका स्क्रैमजेट इंजन का, ठीक है ना। सो दीज वर द थिंग्स। अब अभी ये आपको मैंने बता दिया कि ये डीआरडीओ ने का जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। डीआरडीओ का मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इट कंप्राइजेज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, द रिसर्च सेंटर इमारत एंड द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ASL। ये तीन चीज़ें मिलकर के आपका DRDL बनाती है, ये आपका मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्या क्या मिसाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है? हैदराबाद में है। DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी,
रिसर्च सेंटर इमारत RCI एंड एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी ASL। ये कहाँ से बेसिकली दे डेवलप्ड ऑल द टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर द स्क्रैमजेट मिशन। इसको याद रखेगा, है ना, एयर ब्रीदिंग इंजन है ये, एयर को सक करता है उसके बाद उससे यूज़ करता है स्पीड को बढ़ाने में। अ कीन लुक एट ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस ऑन ICT। अब इसमें ICT के कुछ 6-7 बड़े बड़े इन्वेंशंस हैं जिनका नाम ऑथर ने यहाँ पे लिया है। अब जब कोई भी साइंटिफिक आइडिया आता है तो उस आइडिया की खासियत क्या होनी चाहिए, मतलब क्यों आइडिया स्पेशल बनता है। द आइडिया शुड बी नॉवेल। सबसे पहली बात तो आपका आइडिया नॉवेल होगा तभी वो अच्छा होगा। इट शुड फुलफिल नीड्स, कुछ नीड्स उससे फुलफिल होनी चाहिए। इट शुड इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ऐसे आंसर राइटिंग के लिए भी हो सकता है कि जैसे व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़, कहीं पे भी पूछ ले किसी एक व्यक्ति की क्वालिटीज़ अच्छी बताओ क्या आते हो, तो उसमें क्वालिटीज़ में भी आपको लिख सकते हो कि द पर्सन शुड बी नोवेल, द पर्सन शुड फुलफिल अ नीड, द पर्सन शुड इम्प्रूव समवन एल्सेस प्रोडक्टिविटी और वर्क्स प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो। ऐसे आइडिया की पूछ लिया तो आइडिया में आप ऐसे लिख ही सकते हो। देन इट शुड चेंज द वे कंप्यूटिंग इज डन, कंप्यूटिंग के तरीके को चेंज करना चाहिए। इट शुड लीड टू इनोवेशंस, इनोवेशंस उससे आए। द इन्वेंशन मस्ट हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड कंटिन्यूसली यूज। इन्वेंशन जो हो वैसा ना हो कि बिना यूज का हो, बिना मतलब का हो, उसकी लाइफ कम रहे, तो लॉन्ग लाइफ विद यूज। It should create new industries that lead to further innovations. It should transform the way we live, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आइडिया को ग्राउंड ब्रेकिंग बनाते हैं। अब जैसे उसमें सबसे पहला ऑथर ने बोला है कि फोर्ट्रैन जो डेवलप हुआ वो 1957 में डेवलप हुआ। फोर्ट्रैन इज़ अ लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी, तो फोर्ट्रैन डेवलप हुई एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ना। और 2011 तक आते आते फोर्ट्रैन कन्वर्ट हो गया डीप लर्निंग में। ओके, so from a computer language to deep learning methodology, Fortran has been one of the greatest achievements, ठीक है ना। फर्स्ट फोर्ट्रैन और फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये डेवलप की गई थी जॉन बैकस द्वारा। जॉन बैकस डेवलप्ड दिस फार्मूला ट्रांसलेशन एंड कब डेवलप की थी, 1957 में डेवलप की थी, ठीक है ना। This translated the binary language 01 of the digital computers into everyday language। तो इसने फोर्ट्रैन ने क्या किया कि जो बेसिकली 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज थी कंप्यूटर्स की, उसको कन्वर्ट किया इनटू द डे टू डे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉन बैकस द्वारा फोर्ट्रैन बनाया गया था 1957 में पहली बार, ठीक है ना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन उसका फुल फॉर्म है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। दूसरा जो सबसे बड़ा मतलब कि अचीवमेंट साइंस एंड टेक में या ICT में बोला ऑथर ने, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और IC। जो IC चिप्स बनाई गई, IC चिप्स ने सबसे पहली बात ये किया कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, ठीक है ना, जिसके थ्रू पहले सिग्नल एम्पलीफाई किया जाता था। दूसरी चीज़, जो कंप्यूटर्स की साइज़ बहुत बड़ी बनती थी उसको छोटा करने में IC का सबसे बड़ा योगदान है। जब इंटीग्रेटेड चिप्स आई तभी जाकर के आपके बड़े बड़े कोड्स हैं वो चिप्स के अंतर्गत समाने लगे और तब आपके कंप्यूटर्स की साइज़ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। देन तीसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑथर ने कहा है, द थर्ड वन इज़ अ डेटाबेस, मतलब कि जो एक्सट्रीम डेटा है उसको मैनेज करने का जो तरीका है, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, RDBMS जिसको बोलते हैं, यानी कि रिफर टू एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा को आप कैटेगराइज करते हो, डेटा को आप अरेंज करते हो अच्छे फॉर्म में, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, दीज वर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो RDBMS याद रखिएगा। आप लोग कंप्यूटर साइंस में जो हो गए वो पता भी होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट क्वेरी, ये सब क्वेरी वेरी रख के आप डेटा, कितनी भी बड़ी टेबल हो आप डेटा सेकेंड्स में निकाल सकते हो, ठीक है ना। लैन एंड ईथरनेट, जो फोर्थ अचीवमेंट है वो है लोकल एरिया नेटवर्क और लैन, एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन एब्रामसन्स। वो क्या था, नॉर्मन एब्रामसन्स ग्रुप था हवाई का, उसने ये सबसे पहले लैन को डेवलप किया, ठीक है ना। एंड जो पहला नॉर्मन एब्रामसन्स ग्रुप था उसने अलोहा नेट यूज़ किया था टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर्स अक्रॉस द आइलैंड। याद रखिएगा, अलोहा नेट वाज यूज, पहली बार जो यूज़ हुआ था वो अलोहा नेट यूज़ हुआ था नॉर्मन एब्रामसन्स द्वारा, ठीक है ना।
इसके बाद अलग अलग रॉबर्ट मेटकैल्फ आए, डेविड बॉक्स आए, दे मॉडिफाइड दिस लैन को मॉडिफाई करके उन्होंने व्हाट दे फॉर्म्ड इज द ईथरनेट। ईथरनेट क्या किया? ईथरनेट अलाउड मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर एंड एक्सचेंज मैसेजेस एंड फाइल्स थ्रू अ केबल कनेक्शन। उन्होंने ईथरनेट के थ्रू केबल कनेक्शन से बेसिकली आपके घर में जो आता है ना वायर, वो ईथरनेट वायर होती है, तो ईथरनेट के माध्यम से उसने बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, ईथरनेट के माध्यम से। तो ये कहानी थी आपके ईथरनेट की। आगे अगर हम मूव करें, जैसे ईथरनेट के आने से आपकी फाइल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई थी। फिफ्थ जो इनोवेशन था वो था पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का। पीसी का जो एडवांटेज था बहुत ज़्यादा हुआ उस समय, और ऑफिस वर्क, डेस्क में आपके हाथ में बेसिकली कहना चाहिए कंप्यूटर आ गया। द फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन अ पर्सनल कंप्यूटर वॉज स्टीव वोजनियाक। स्टीव वोजनियाक जो था इन मिड 1970s, ही वॉज द फर्स्ट टू डेवलप दिस, ठीक है ना, विच वॉज मार्केटेड बाय स्टीव जॉब्स लेटर ऑन, लेकिन उन्होंने पहली बार अच्छा डेवलप किया था, तो ये आपको याद रखना है। देन आप अगर देखो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो OTP सिस्टम है, यानी कि जो इनक्रिप्शन सिस्टम है, दैट इज़ अनदर ग्रेट मतलब कि लीप फॉरवर्ड इन दिस फील्ड ऑफ योर कंप्यूटिंग एंड ICT की फील्ड में बहुत बड़ा एक लीप फॉरवर्ड कह सकते हो आप, जिसको कि OTP, पास कोड और जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज आपको जाता है उसके थ्रू आप फिर वेरीफाई करते हो और एक्सेस लेते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि इंपॉर्टेंट था फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने बोली वो है, अभी आप रिसेंटली देख लो कि आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, मूवीज़ बना करके सेंड कर सकते हो। आईफोन में फेस टाइम का होता है। आईफोन तो बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है कि आप उसमें 4G कॉलिंग और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, फेस टाइम करते हो। अब सबके पास आईफोन थोड़ी रहेगा, तो ये बहुत ही बेकार, आई लिटरली हेट दिस फीचर। एंड इसके अलावा व्हाट्सएप और ये सब में आप जो फोटोज़, वीडियोज़ ये सब करते हो, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। एंड इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थी कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी बड़ा इनोवेशन है जो कि इस फील्ड में हुआ, तो ये ऑथर ने वही चीज़ें बोली है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर रेवोल्यूशनरी थिंग्स, एंड काफ़ी कुछ जानने को हमको मिला होगा। एडिटोरियल भी आ सकता है पूरा, ऐसे में भी आपको लिखने को आ सकता है कि विच वर द ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशंस इन द इन्वेंशंस इन ICT, इस तरीके से आप लिखने के लिए बिल्कुल आ सकता है, तो आप याद रखिएगा, है ना, इस सब चीज़ों को। फॉरेन फंड्स एंड NGOs, अब ये जो आर्टिकल है ये पूरा FCRA के ऊपर ही है। तो FCRA के बारे में बताऊं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। पहली बार कब आया था? पहली बार ये 1976 में आया था। पहली बार इन एक्ट कब हुआ था? 1976 में। अमेंड हुआ था 2010 में, इसीलिए हम FCRA 2010 बोलते हैं। ये बेसिकली ये बताता है कि कौन सा NGO फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता, मतलब कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ अलाउड है। अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने हैं तो आपको FCRA के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर NGOs टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द FCRA इफ दे वांट टू रिसीव द फॉरेन डोनेशन। अगर आपको फॉरेन डोनेशन चाहिए तो आपको FCRA के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड रहता है फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए वैलिड रहता है। दे आर वैलिड फॉर 5 ईयर्स एंड इट कैन बी रिन्यूड सब्सिक्वेंटली इफ दे कंप्लाई विद ऑल द नॉर्म्स, ठीक है ना। इसको रिन्यू भी किया जा सकता है इसको, लेकिन इसके लिए वो अगर वो सारे नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करते हैं तो वो रिन्यू हो जाएगा। 5 सालों के लिए होता है इनिशियली, ठीक है ना। 2015 में MHA ने कुछ रूल्स मॉडिफाई किए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि NGOs को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन फंड्स इज नॉट लाइकली टू और प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो उनको एक अंडरटेकिंग में ये देना पड़ेगा कि अगर वो फॉरेन फंड लेते हैं तो उससे इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एंड जितने भी NGOs हैं दे वुड हैव टू ऑपरेट अकाउंट्स इन आइदर नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स। तो उनको या तो नेशनलाइज्ड बैंक्स में या प्राइवेट बैंक्स में विच हैव कोर बैंकिंग फैसिलिटी, जहाँ पे कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पर ही अपने ऑपरेशंस को करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को वहाँ पे ही ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कौन कौन डोनेशन नहीं ले सकता है? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जर्नलिस्ट हो, जुडिशरी का मेंबर हो, मीडिया पर्सनस हो, ठीक है, लेजिस्लेचर का मेंबर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, तो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गेटिंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने की आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जो है, इट्स अ पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप। ये पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप है। इसने फाइल की थी एक PIL इन द दिल्ली कोर्ट इन 2013 अगेंस्ट बोथ द पार्टीज यानी कांग्रेस BJP फॉर वायलेटिंग द FCRA नॉर्म्स बाय एक्सेप्टिंग द फॉरेन फंड्स। तो ADR ने ज़रूर किया था, है ना। तो उन्होंने कहा था कि ये फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। सो
हाउ एल्स कैन वन रिसीव फॉरेन फंडिंग, क्या कोई दूसरा तरीका है फॉरेन फंडिंग रिसीव करने का? तो बिल्कुल है। द अदर वे इज़ बाय अप्लाइंग फॉर प्रायर परमिशन। आप प्रायर परमिशन से अप्लाई कर सकते हो कि हमको लेनी है ना। तो अगर आपको ग्रांट कर दी जाए तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये रिसीट है या परमिशन है ये स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक डोनर से फॉर कैरिंग आउट सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ही आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी केस के लिए कर सकते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक डोनर से कर सकते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। इसके अलावा 2017 में MHA ने सस्पेंड कर दिया था FCRA ऑफ द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI यानी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूजिंग फॉरेन फंड्स टू लॉबी विद द पार्लियामेंटेरियंस ऑन टोबैको कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने ये कहा कि PHFI जो है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप है इंडिया का, उसका फॉरेन फंड इसलिए कंट्रीब्यूट उसने बैन कर दिया था मिनिस्ट्री ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये लॉबी करते हैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऑन टोबैको कंट्रोल एक्टिविटीज़। रजिस्ट्रेशन कब सस्पेंड या कैंसिल होता है? तो MHA जो है आपका इंस्पेक्शन करता है। MHA को इंस्पेक्शन करके अगर ये लगता है कि आपकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है या कुछ हुआ है, तो FCRA आपका रजिस्ट्रेशन पहले 180 दिनों के लिए यानी कि 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और तब तक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। इस दौरान में जो एसोसिएशन है, दे कैन नॉट रिसीव एनी फ्रेश डोनेशन एंड दे कैन नॉट यूटिलाइज मोर देन 25% ऑफ व्हाट अमाउंट इज़ अवेलेबल, ठीक है ना। तो जितना अवेलेबल अमाउंट है उस समय जब इनका पूरा चलता रहता है, पूरा चेकिंग होती रहती है, उस अमाउंट का केवल ये 25% ही खर्च कर सकते हैं, प्लस ये कोई नया फ्रेश डोनेशन भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। सो दीज वर द थिंग्स विच वर मैंशनड इन दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फेज़ 3 के ट्रायल क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुए या क्या हुआ कि रोकना पड़ा चैड OX1 का ऑक्सफोर्ड द्वारा। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि 4 स्टेप्स में आपका ट्रायल कंप्लीट होता है। आफ्टर अ ड्रग हैज़ प्रूवन इट सेल्फ सेफ इन द वेराइटी ऑफ, सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर होता है, जैसे रैबिट्स, माइस, हैमस्टर्स, प्राइमेट्स, इनके ऊपर किया जाता है। उसके बाद इंटर करता है फेज़ 1 स्टडीज़ के लिए। फेज़ 1 स्टडीज़ में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को दिया जाता है ड्रग इन स्मॉल डोजेस और आपका मॉनिटर किया जाता है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप में जो सेकेंड ग्रुप है फेज़ 2, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स आर सेलेक्टेड, थोड़ा हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। एंड ये देखा जाता है कि अगर इनॉकुलेशन हो रहा है तो इसमें कोई एंटीबॉडीज़, डिजायर्ड लेवल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रिगर हो रही कि नहीं हो रही हैं, या सेल रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, टी सेल्स आपकी स्टिमुलेट हो रही कि नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सेकेंड लेवल पे देखी जाती हैं। जो थर्ड लेवल है फेज़ है वो सेकेंड फेज़ का ग्रैंड रूप है। अब देखो अभी क्या हो रहा था कि वॉलंटियर सेलेक्ट किए जा रहे थे किसी एक कंट्री में, ये वो अब जो है वॉलंटियर्स अक्रॉस द कल्चरल डोमेन, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में वॉलंटियर सेलेक्ट किए जाएंगे 10-20 हज़ार। जैसे अगर स्टेज वन की बात करें तो उसमें 10 से 50 वॉलंटियर्स रहते होंगे लगभग। स्टेज 2 की बात करें तो हंड्रेड्स की लाइन में वॉलंटियर्स रहते होंगे और स्टेज 3 में आपके हज़ारों की लाइन में वॉलंटियर्स रहते हैं। ये बड़ा फॉर्म है फेज़ 3 जो होता है। अब हुआ ये था कि फेज़ 3 के ट्रायल्स के दौरान UK में जो एक व्यक्ति था उसको कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ साइड इफेक्ट आने लगे, ठीक है ना। UK में ट्रांसवर्स माइलाइटिस बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जिसमें हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके ट्रायल्स को रोकना पड़ा था, लेकिन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि पुणे में लोकेटेड है, वो कर रहा था, इसीलिए उसको फटकार लगाई, फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि दोबारा से ट्रायल शुरू करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन आज ये कि EPFO क्या होता है, व्हाट इज़ EPFO, आप इतना बताओ मुझे, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड टेल अस, EPFO क्या होता है, ठीक। आगे कोई ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है। तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।